Hello everyone, I'm Arshita Jaiswal, and in this video we will be studying Class 12 Political Science Chapter 3 Politics of Plant Development. So let's start with our chapter. As the global demand for steel increases, Odisha, which has one of the largest reserve of untapped iron ore in the country, is being seen as an important investment destination. मतलब कि जैसे कि स्टील का डिमांड इंक्रीज हुआ ग्लोबल लेवल पे, उड़ीसा जो कि लार्जेस्ट रिजर्व है ऑफ अनटेप्ड आयरन ओर हमारी कंट्री का, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन गया फॉर द इन्वेस्टमेंट। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, दे होप टू कैश इन on this unprecedented demand for iron ore and has signed a memorandum of understanding MOU with both international and domestic steel makers. The government believe that this will bring in necessary capital investment and provide a lot of employment opportunities. मतलब कि हम जो स्टेट गवर्नमेंट है उड़ीसा की, इन्होंने बहुत ही सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टील मेकर्स के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। और इनका मानना था कि ये जो है हमारे स्टेट में इन्वेस्टमेंट और लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। द आयरन और रिसोर्सेज लाई इन सम मोस्ट अंडर डेवलप्ड एंड प्रीडोमिनेटली ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। मतलब कि जो ये आयरन रोज और रिसोर्सेज है, ये उस एरिया में है जहाँ पे कुछ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऑफ द स्टेट, एंड ट्राइबल पॉपुलेशन वर फियर्ड दैट सेटिंग अप द इंडस्ट्री वुड मीन डिस्प्लेसमेंट फॉर देयर होम एंड लिवलीहुड। मतलब कि ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनको डर था कि अगर ये इंडस्ट्रीज सेटअप हुई तो इनको अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। एंड द इन्वायरमेंटलिस्ट जो थे, मतलब कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट थे, दे ऑल्सो फियर कि माइनिंग और इंडस्ट्री विल लीड टू पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फील दैट इफ द इंडस्ट्री इज नॉट अलाउ, it will set a bad example and discourage investment in the country। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने का मानना था कि अगर ये इंडस्ट्री हमने अलाउ नहीं किया तो ये बहुत ही बैड एग्जाम्पल होगा, एंड इट विल डिस्करेज इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। जो फॉरेन कंट्रीज है वो हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगी। सो कैन यू आइडेंटिफाई वेरियस इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन दिस case, and what are the key point of conflict? Do you think these were the common point on which everyone can agree? Can this issue be resolved in a way which stratified all the various interests? And as you can ask this question, you would have find yourself facing your bigger question: what kind of development does Orissa need? Indeed, whose need can be called Orissa's need? मतलब कि हमारे इसमें हमारा ये जो केस स्टडी है, इस ये हमें सोचने को मजबूर कर देता है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो था, ये इसमें किस किस का इंटरेस्ट हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर हमारे यहाँ इस एरिया में इंडस्ट्री सेटअप होगी तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, इन्वेस्टमेंट होगा तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है हमारे कंट्री का वो भी बढ़ेगा। पर उसके साथ साथ जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। एंड जो सेकंड इंटरेस्ट है, तो पहला इंटरेस्ट तो हमारे कंट्री और स्टेट का हो गया कि दिस विल जनरेट एनवायरमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जो सेकंड इंटरेस्ट है ट्राइबल पीपल, दे डोंट वांट दिस इंडस्ट्री बिकॉज दैट विल लीड them to displace from their home and livelihood. And the second interest was of environmentalists. They think that they fear that mining and industry would pollute the environment, जो कि करती है। एंड ये तीन इंटरेस्ट निकल करके आया और यही कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट था। एंड इसमें कुछ कॉमन पॉइंट्स जिसपे लोग अग्री करते हैं, आई डोंट थिंक देयर वाज एनी कॉमन पॉइंट, ऑल थ्री वर टॉकिंग अबाउट देयर इंटरेस्ट। सो व्हाट इज पॉलिटिकल कंटेस्टेशन? These questions cannot be answered by an expert. Decision of this kind involve weighing the interests of one social group against another and present generation against future generation। मतलब कि ये जो इस जो क्वेश्चंस है कि किसका इंटरेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब जो है ये एक कोई एक्सपर्ट आंसर नहीं कर सकता। और इस तरह के जो डिसीजंस हैं, इसमें एक सोशल ग्रुप का डिसीजन इंटरेस्ट जो है वो दूसरे को नहीं पसंद आएगा, और एक प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन में इसका इंटरेस्ट अगेंस्ट होगा। सो इन अ डेमोक्रेसी सच मेजर डिसीजन शुड बी टेकन और एटलीस्ट अप्रूव्ड बाय अ पीपल देमसेल्फ। मतलब कि इस डेमोक्रेटिक कंट्री में इन ऐसे जो क्वेश्चंस है, इनका डिसीजन जो है वो
पीपल के द्वारा ही लिया जा सकता है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक पेस फ्रॉम एक्सपर्ट ऑफ माई, और जो एक्सपर्ट है माइनिंग और इन्वायरमेंटलिस्ट और इकोनॉमिस्ट, इनका भी एडवाइस लेना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पर इसके बावजूद भी जो फाइनल डिसीजन है वो मस्ट बी अ पॉलिटिकल डिसीजन टेकन बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हु आर इन टच विद द फीलिंग ऑफ द पीपल। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री हैड टू मेक अ सीरीज ऑफ मेजर डिसीजन। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री को कुछ मेजर डिसीजंस लेने थे। ईच ऑफ दिस डिसीजन कुड नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ अदर सच डिसीजंस, एंड ऑल दिस डिसीजन वर बाउंड टुगेदर बाय अ शेयर विजन और मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब कि ये जो डिसीजंस थे ये एक शेयर विजन से बाउंड थे और एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मॉडल से बने हुए थे। सो ऑलमोस्ट एवरीवन अग्री कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिया शुड मीन बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। मतलब कि जो डेवलपमेंट है इंडिया का, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी होना चाहिए और सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस भी होना चाहिए। एंड इट वॉज ऑल्सो अग्री कि दिस मैटर कैन नॉट बी लेफ्ट टू बिजनेसमैन। मतलब ये जो डिसीजन है इस इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ये सिर्फ बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और फार्मर्स पे नहीं छोड़ना देना चाहिए, पर गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट शुड ऑल्सो प्ले अ की रोल इन दिस। एंड there was disagreement however on the kind of role that the government must play in ensuring growth with justice. Was it necessary to have a centralized institution to plan for the entire country, so the government itself runs some business and industries? How much importance was to be attached to the needs of the justice? और ये सब questions थे हमारे सामने. Each of these questions was evolved contestation which has continued even since, एंड ईच ऑफ दिस डिसीजन हैज़ पॉलिटिकल, मतलब ये जो जितने भी क्वेश्चन हमने देखे, इसमें कुछ ना कुछ कंटेस्टेशन है एंड इसमें कुछ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एंड मोस्ट ऑफ दीज इशूज जो है वो पॉलिटिकल जजमेंट और कंसल्टेशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज पे इवॉल्व करती है और पीपल के अप्रूवल पे भी इवॉल्व करती है। दिस इज वाई वी नीड टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया. So the ideas of development. Very often this contestation evolved the idea of development. The example of Orissa हमें बताता है कि it was not enough कि जो सभी का डेवलप टू से दैट एवरी वन वॉन्ट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का हमारे पास अलग मीनिंग्स है फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल। मतलब कि अलग हर सेक्शन ऑफ पीपल के लिए डेवलपमेंट अलग मीनिंग करता है। लाइक डेवलपमेंट वुड मीन डिफरेंट थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है who is planning to set up a steel plant to an urban consumer of steel and to the Adivasis who live in that region, उनके लिए इसका मतलब अलग होगा। लाइक हमने जो उड़ीसा में देखा, तो जब अगर वो स्टील इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप होती, जो वहाँ के जो अर्बन कंज्यूमर है ऑफ स्टील के या जो पीपल है जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उनके लिए ये डिसीजन तो बहुत ही अच्छा होता, ये डेवलपमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता। मगर जो वहाँ पे आदिवासी रह रहे हैं, ये उनके लिए अनफेयर होता। सो दस एनी डिस्कशन ऑन डेवलपमेंट इज बाउंड टू जनरेट कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिबेट। मतलब कोई भी डिसीजन हो डेवलपमेंट के लिए, उसमें कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शन या कॉन्फ्लिक्ट और डिबेट तो होते ही थे। So the first decade after independence witnessed a lot of debate around this question, and it was common that, as it even now, for people to refer the West as a standard measuring of development. मतलब कि अभी भी हम पीपल जो है वो वेस्ट को एज अ स्टैंडर्ड मेजर करते हैं टू मेजर डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट का मतलब था टू बिकम मोर मॉडल, मॉडल वॉज टू बिकम मोर लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री ऑफ द वेस्ट। एंड दिस इज हाउएवर कॉमन पीपल एज वेल एज एक्सपर्ट थॉट। ऐसा ही मतलब कॉमन पीपल भी यही सोचते थे और एक्सपर्ट भी यही सोचते थे कि डेवलप होने का मतलब है वेस्ट की तरह होना, वेस्ट मॉडर्न होने का मतलब है जैसा मॉडर्न कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है वेस्ट की वैसा होना। सो दिस इज हाउ कॉमन पीपल एंड एक्सपर्ट थॉट. It was believed that every country would go through the process of modernization as in the West. ऐसा माना जाता था कि जो हर कंट्री जो है वो एक will also go through the process of मॉडर्नाइजेशन जैसा वेस्ट में हुआ, which evolve breakdown of traditional and social structure and rise of capitalist of एंड लिबरलिज्म। मतलब कि ऐसा माना जाता था कि हर कंट्री जो है वो एक प्रोसेस से जाएगी टू बिकम मॉडर्न, जैसा कि वेस्ट में हुआ था।
उसमें जो है ब्रेक डाउन होगा ऑफ ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर और कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म का राइज होगा. मॉडर्नाइजेशन वॉज एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ ग्रोथ, मटेरियल प्रोग्रेस एंड साइंटिफिक रैशनैलिटी. मतलब मॉडर्नाइजेशन को एसोसिएट किया गया विद ग्रोथ, मटेरियल प्रोग्रेस एंड साइंटिफिक रैशनैलिटी. This kind of idea of development allow everyone to talk about different countries as developed, developing and underdeveloped. तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया हैड बिफोर, हमारे पास दो मॉडल थे ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट. पहला था लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल जो कि बहुत ज़्यादा यूएसए और यूरोप में था. और दूसरा था सोशलिस्ट मॉडल जो कि यूएसएसआर में था. एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीज दीज टू आइडियोलॉजीज एंड रीड अबाउट द कोल्ड वॉर. मतलब हमारी जो पहली बुक है उसमें हमने पढ़ा है कि जो वर्ल्ड है वो दो ब्लॉक्स में डिवाइड था. और फर्स्ट ब्लॉक जिसमें कि लिबरल एंड कैपिटलिस्ट मॉडल था जो कि दैट वर डोमिनेटेड बाय यूएस फोर्स. एंड जो सेकेंड ब्लॉक था सोशलिस्ट कम्युनिस्ट, वो यूएसएसआर से डोमिनेट था. तो हमारे पास ये दो मॉडल्स थे डेवलपमेंट के, मॉडर्न डेवलपमेंट के. एंड दे वर मैनी इन इंडिया जो कि इम्प्रेस थे सोवियत मॉडर्न ऑफ डेवलपमेंट के. एंड these include not just the leader of communist of India but also who were in socialist and जो कम्युनिस्ट पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी leaders like Nehru within the Congress, they were very impressed by the Soviet model of development, and they were very few of supporters of American style of capitalist development too. And this reflect a broad consensus that development during the national movement, the national leaders were clear that economic concern of development of free India would have to be different from narrowly defined commercial function of the colonial government. एंड ऐसा क्लियर था कि ये जो टास्क ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन है, सोशल इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन है, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऑफ गवर्नमेंट की. मतलब कि हमें पॉवर्टी हटाना था, सोशल इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन करना था, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऑफ गवर्नमेंट. एंड वहाँ पे कुछ डिबेट्स हुए between for some industrialization seem to prefer path, and for other development of agriculture and in particular elevation of rural poverty was in priority. मतलब कुछ चाहते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, कुछ चाहते थे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो. एंड देन हमारे पास एक प्लानिंग आया. डिस्पाइट दीज वेरियस डिफरेंसेस देयर वर अ कंसेंसस एंड वन पॉइंट कि जो डेवलपमेंट है ये प्राइवेट एक्टर्स के हाथ में नहीं छोड़ा जाएगा. यहाँ पे गवर्नमेंट विल हैव टू डेवलप अ डिज़ाइन और प्लान फॉर डेवलपमेंट. मतलब कि सिर्फ ये जो हमारे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बस प्राइवेट ओनर्स के हाथ में नहीं छोड़ा जाएगा. गवर्नमेंट विल हैव टू प्ले अ मेजर रोल इन इट. उनको हमारे को प्लान बना के देना पड़ेगा. एंड in fact, the idea of planning as a process of rebuilding economy earned a good deal of public support in 1940s and 50s all over the world. मतलब कि एक प्लानिंग, द आइडिया ऑफ प्लानिंग एज अ प्रोसेस कि अपने इकोनॉमी को रीबिल्ड करने के लिए, एंड ये बहुत ज़्यादा फेमस था आइडिया इन 1940s and 1950s. The experience of Great Depression in Europe, the interwar reconstruction of Japan and Germany, and most of all this particular economic growth have Soviet heavily ought in the Soviet Union in 1930s and 40s distributed to this consensus. Thus the planning commission was not, मतलब हमारे यहाँ पे जो प्लानिंग कमीशन था वो एक कोई सडन इनविटेशन नहीं था. इनफैक्ट ये जो है बहुत, इसका जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है. हम ऐसा मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर है, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिग बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, दे वर वेरी एडवर्स टू द आइडिया ऑफ प्लानिंग, बट दे सीक एन ओपन इकोनॉमी. मतलब कि वो चाहते थे एक ओपन इकोनॉमी हो, स्टेट जो है वो एंड एनी विदाउट एनी स्टेट कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ कैपिटल. मतलब ये जो बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये चाहते हम ये सोच रहे थे कि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन है ये चाहते हैं कि इकोनॉमी एक ओपन इकोनॉमी हो, वहाँ पे स्टेट का कंट्रोल नहीं हो. बट ऐसा नहीं हुआ था हमारे यहाँ पे. एक बिग सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट थे, दे गॉट टुगेदर इन 1944 और उन्होंने एक जॉइंट प्रपोजल ड्राफ्ट किया एंड टू सेट अप एंड प्लान इकोनॉमी इन द कंट्री दैट वाज कॉल्ड बॉम्बे प्लान. मतलब कि हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है,
और ये जो है ये चाहते हैं कि इकोनॉमी जो है वो ओपन हो और गवर्नमेंट उसमें कोई भी इंटरवीन ना करे। बट इंडिया में सिचुएशन ऐसा नहीं था। यहाँ की कुछ जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो एक साथ आए 1944 में। इन्होंने एक प्रपोजल ड्राफ्ट किया टू प्लान एन इकोनॉमी फॉर द कंट्री, और इसको हम बॉम्बे प्लान कहते हैं। बॉम्बे प्लान जो है दे वांटेड कि स्टेट जो है वो मेजर इनिशिएटिव्स ले टू इन द इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। Thus, from left to right, planning for development was the most obvious choice for the country after independence. Soon after the independence, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। प्लानिंग कमीशन जो है बन करके आया, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन थे, एंड इट वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड सेंट्रल मशीनरी फॉर डिसाइडिंग ओन पाथ एंड इंडिया and path and strategy India would adopt for its development. द अर्ली इनिशिएटिव, तो जैसा कि यूएसएसआर में है प्लानिंग कमीशन, इंडिया ने भी वही अडॉप्ट किया एंड फॉर 5 ईयर प्लान्स बने। तो द आइडिया बहुत ही सिंपल था। गवर्नमेंट जो है इंडिया का वो प्रिपेयर करेगा एक डॉक्यूमेंट जिसमें सारी प्लानिंग होगी ऑफ इट्स इनकम एक्सपेंडिचर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, एंड अकॉर्डिंगली द बजट ऑफ सेंट्रल एंड ऑल स्टेट गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मतलब कि एक 5 ईयर प्लान बनेगा जिसमें 5 साल में जितने भी खर्चे इनकम एक्सपेंडिचर होने वाला है वो सब लिखा जाएगा। और उसमें सेंटर स्टेट का जो बजट है वो भी डिवाइड होगा टू पार्ट्स में। नॉन प्लान बजट जो कि स्पेंड किया जाएगा, जो कि डेली आइटम्स हैं ईयरली बेसिस पे उस पे जो कि फिक्स्ड है, और जो कि मतलब डेली डेली स्पेंडिंग होती है उस पे नॉन प्लान बजट स्पेंड होगा, और प्लान बजट जो है वो स्पेंड होगा ऑन अ 5 ईयर बेसिस ऑन अ प्रायोरिटीज फिक्स बाय द प्लान। मतलब जो प्रायोरिटीज फिक्स करी गई है स्टार्टिंग के प्लान बनाने में उस पे ये खर्चे होंगे। A 5 year plan has the advantage of permitting the government to focus on larger picture and long-term intervention in the economy. Okay, so the draft of first 5 year plan and then the second actual plan of document released in 1951, December 1951, and they generated lot of excitement in the country. और हर जगह ये बातें हो रही थी कि फर्स्ट ईयर प्लान आया, एकेडमिक जर्नलिस्ट गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज इंडस्ट्रीज फार्मर ये सब इसकी बातें कर रहे थे। देयर वर अ लॉट ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट्स अबाउट द डॉक्यूमेंट एक्सटेंसिवली, और इट वाज वेरी द पीपल वर वेरी एक्साइटेड टू लॉन्च द uh, second 5 year plan in 1956, and it was continued till third 5 year plan in 1966। मतलब ये जो एक्साइटमेंट है पीपल में इस प्लानिंग को बनाने का, ये थर्ड प्लान 5 year प्लान तक चला। बट fourth year plan due to start in 1966, by this time the nobility of planning has declined एंड इंडिया वॉज फेसिंग वेरी एक्यूरेट इकोनॉमिक क्राइसिस। मतलब थर्ड प्लान तक तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे टू मेक दिस प्लान, बट फोर्थ वाले में थोड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया और इंडिया गवर्नमेंट डिसाइडेड टू मेक अ प्लान हॉलीडे। आ रही हूँ। The government decided to take a plan holiday, जिसमें कि and then though many criticisms emerged both about the process and the priorities of this plan, the foundation of India's economy was firmly in place by then. And then we have द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका टाइम पीरियड था 1951 से 1956 तक, एंड इट सॉट टू गेट द कंट्रीज इकोनॉमी आउट ऑफ द सर्कल ऑफ पॉवर्टी। मतलब कि ये प्लान बना था ताकि कंट्री में जो पॉवर्टी है वो पॉवर्टी का साइकिल है उससे बाहर निकल जाए हमारा देश। एंड देन के एन राज जो थे वो ही वॉज एन यंग इकोनॉमिस्ट। इन्होंने ही यह प्लान को बनाने में अपना बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले किया हुआ है। एंड ही आर्ग्यू दैट इंडिया शुड हैस्टन स्लोली का मतलब होता है कि धीरे धीरे आगे बढ़ना। एंड फॉर द फर्स्ट 2 decades एज अ फास्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट माइट इंडेंजर डेमोक्रेसी। मतलब कि ये जो के एन राजा इनका मानना था कि हमारे इंडिया को जो है वो धीरे धीरे स्लोली बढ़ना चाहिए, क्योंकि फास्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो हमारे डेमोक्रेसी को इंडेंजर कर सकता है। एंड द फर्स्ट 5 year प्लान एड्रेस मेनली एग्रीरियन सेक्टर। मतलब जो फर्स्ट ईयर प्लान था 5 year प्लान, उसका मेन फोकस था एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट करते थे इन डैम्स एंड इरिगेशन। एंड एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज हिट हार्डेस्ट बाई पार्टीशन एंड नीड अर्जेंट अटेंशन। मतलब कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये
इसको पार्टीशन से बहुत ज़्यादा लाइक घाटा हुआ था, तो इस पे हमें अटेंशन पे करने की ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड ह्यूज एलोकेशंस वर मेड फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स लाइक भाखरा नांगल डैम्स। मतलब कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, इसमें ह्यूज एलोकेशंस हुआ टू मेक डैम्स लाइक भाखरा नागल। एंड द प्लान आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री। मतलब हमारे कंट्री में जैसा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है, इसको भी आइडेंटिफाई किया गया था इसी फर्स्ट प्लान में। एंड इट फोकस ऑन लैंड रिफॉर्म्स एज अ की ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट। मतलब कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में की लैंड रिफॉर्म्स में ज़्यादा फोकस किया गया था। एंड ऑन द बेसिस ऑन one of the basic aim of the planner were to raise the level of national income। एंड मतलब कि हमारे जो फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान का जो प्लानर्स थे, इनका बेसिक एम था कि हमारे जो नेशनल इनकम इनकम का लेवल है वो इंक्रीज हो, एंड विच कुड बी पॉसिबल ओनली इफ द पीपल सेव मोर मनी देन स्पेंड। और ये ऐसा इसी तरह से पॉसिबल हो सकता था अगर इंडिया के जो पीपल है वो सेव करे मनी रेदर देन स्पेंडिंग मोर। And as the basic level of spending was very low in the 1950s, it could not reduce anymore। मतलब कि लाइक जो 1950s के टाइम पे जो स्पेंडिंग लेवल था वो पहले से ही बहुत लो था और उसको और कम नहीं कर सकते थे। So planners sought to push savings up, and that was too difficult as the total capital stock in the country was rather low compared to the total number of employable people। मतलब उस टाइम पे कंट्री का जो टोटल स्टॉक था वो बहुत ही कम था इन द इन लाइक इन कंपैरिजन टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयबल पीपल। लाइक एम्प्लॉयबल पीपल ज़्यादा थे और कैपिटल स्टॉक जो था वो कंट्री का उस टाइम पे कम था, तो सेविंग्स अप नहीं हो सकती थी। And nevertheless, people savings did rise in the first phase of the plan process until the end of the third 5 year plan। मतलब कि इतना सब मतलब सेविंग इतना कैपिटल स्टॉक जो है कम होने के बाद भी उस टाइम पे जो इनकम सेविंग्स है वो राइज हुए थे, पर ये सिर्फ तो जो है वो थर्ड ईयर 5 प्लान तक ही था। But the rise was not as spectacular as expected at the beginning of the first plan. Lately, from the 1960s till the early 1970s, the proportion of the savings in the country actually dropped। मतलब 1950s तक तो सेविंग हुआ, पर 1960s और 70s में जो सेविंग की प्रोपोर्शन था वो बहुत ज़्यादा ही कम हो गया, consistently कम होने लगा। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो द सेकेंड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। मतलब जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसका मेजर फोकस था ऑन हैवी इंडस्ट्रीज, एंड इट वॉज ड्राफ्टेड बाई अ टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट। मतलब कि एक टीम इकोनॉमिस्ट की टीम और प्लानर्स जिसका जो लीडर लीडर थे अंडर द लीडरशिप ऑफ पीसी महालनोबिस। And if the first plan has preached patience, the second wanted to bring about quick structural transformation by making changes simultaneously in all possible direction। मतलब कि जो पहला 5 ईयर प्लान था उसमें हमने टर्म देखा कि हैस्टन स्लोली, और पर ये जो ये वाला प्लान है फर्स्ट ईयर प्लान जो था उसमें पेशेंस को प्रीच किया जाता था, मगर जो सेकंड 5 ईयर प्लान है इसमें हमें क्विक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत थी, and they wanted quick transformation and quick development of the country। And simultaneously, before this plan was finalized, the Congress Party at its session held in Awadhi near the near then Madras city passed an important resolution। It declared that socialist pattern of the society was its goal। मतलब कि ये जो प्लान है इसके फाइनल होने से पहले जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने एक सेशन रखा अवध में नियर द मद्रास सिटी। उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन पास किया, उसमें उन्होंने कहा कि जो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी है ये इनका गोल रहेगा। दिस वॉज रिफ्लेक्टेड इन द सेकेंड प्लान। ये जो पैटर्न है सोसाइटी का ये सेकेंड प्लान में हमें रिफ्लेक्ट देखने को मिला। The government imposed substantial tariff on import in order to help domestic industries। मतलब कि गवर्नमेंट ने जो है इम्पोर्ट पे टैरिफ्स इम्पोज कर दिए ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको थोड़ा प्रोटेक्शन मिल सके। सच प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट हेल्प बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज टू ग्रो। मतलब कि ये जो इन्वायरमेंट बनाया गया जिसमें कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको प्रोटेक्ट करके रखा गया, ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा मददगार था ताकि वो आगे बढ़ सके। As savings and investment were growing in this period, a bulk of these industries like electricity, railway,
steel, machinery, and communication could be developed in the public sector. Indeed, such a push for industrialization mark a turning point in the India's economy. मतलब कि जैसे इस टाइम पे जब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बढ़े तो इंडस्ट्रीज जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील, इनमें डेवलपमेंट हुआ पब्लिक सेक्टर में। एंड ये जो चीज़ें थी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये हमारी कंट्री के डेवलपमेंट का एक टर्निंग पॉइंट बन के दिखा हमें। इट हाउएवर हैड इट्स प्रॉब्लम एज वेल, मतलब कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी थे। इंडिया जो था वो टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड था। तो हमारे को जो है, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज था, फॉरेन करेंसी थी, उसको देना पड़ता था टू बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट। एंड दैट अपार्ट एंड एज इंडस्ट्रियलिस्ट अट्रैक्ट more investment than agriculture, the possibility of food shortage was loom large. Like हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा था इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से फूड शॉर्टेज का जो एक पॉसिबिलिटी बन के था हमारे सामने। एंड देन द इंडियन प्लानर्स फाउंड बैलेंसिंग इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर वेरी डिफिकल्ट। लाइक इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था। एंड द थर्ड प्लान वॉज नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंड। मतलब जो थर्ड ईयर प्लान था वो सेकेंड 5 ईयर प्लान से उतना ज़्यादा अलग नहीं था। Critics pointed out that the plan strategies from this time around display an unmistakable urban bias। मतलब कि कुछ critics का ऐसा मानना है कि इस टाइम पे जो है सेकेंड जो वो था, ये अर्बन बायस था। लाइक जो टाउन सिटीज़ के वो है, उसके बेसिस पे ये बना हुआ था, और ये एग्रीकल्चर और विलेज के पीपल पे ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंस नहीं था उनका। अदर थॉट दैट इंडस्ट्रीज वर रॉन्गली गिवन प्रायोरिटी ओवर एग्रीकल्चर। मतलब उनका मानना था कि इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दी जा रही है रेदर देन एग्रीकल्चर। These were all they were all also those who wanted focus on agriculture related to industries rather than heavy one। like इनका मानना था कि एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए देन द इंडस्ट्रीज। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, तो that's it। and if you like the video you can like, share and comment। बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में।